नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान वहाँ की एक स्थानीय पत्रकार हेरा लेंग ने एक सवाल पूछा प्रधानमंत्री जब स्टेटमेंट के लिए आए थे। उससे उस सवाल के दौरान जो उनसे सवाल पूछा गया किस तरह से भारत ट्रस्ट करे और प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। बाद में वो पूरा जो मसला था, जो सवाल पूछा गया था, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम को लेकर और भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विपक्ष के नेता उसको एक तरह से जिस तरह से उछाल रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि एमईए के लिए एम्बैरेसमेंट साबित हुआ। हालाँकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा उस समय जो वेस्ट एशिया को हैंडल करने वाले राजनयिक हैं, उन्होंने उसका पूरा जवाब दिया। लेकिन इससे कई सारे सवाल भारत में खड़े हो गए। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स जहाँ पे भारत का स्थान है, इसके अलावा एमईए के उस अधिकारी पे भी ढेर सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस भाषा में उन्होंने जवाब दिया, क्या राजनयिक को उस भाषा में जवाब देना चाहिए? साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह के कार्यकाल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जो जिसका सिग्निफिकेंस था, जैसे कि उन्होंने नीदरलैंड की यात्रा की जहाँ पर सेमीकंडक्टर के एक बड़े जिसको कहते हैं कि कोलैबोरेशन का उस एग्रीमेंट में ज़िक्र था। उसी तरह से स्वीडन और अलग-अलग देशों में नॉर्वे जिन देशों की यात्रा की, वहाँ पे जो डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस था, वो कहीं न कहीं इस विवाद से एक तरह से वो डिमिनिश हो गया। हम समझने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के इस विजिट का, यात्रा का क्या सिग्निफिकेंस है और साथ ही इस कंट्रोवर्सी को कि आखिर गलती उस पत्रकार की थी या फिर एमईए की थी, प्रधानमंत्री की थी या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस तरह से हम पोलराइज़ हैं आज की तारीख में अपनी-अपनी पोज़ीशन को लेकर, उन सब का रिज़ल्ट है कि उस पत्रकार के सवाल को पूरी दुनिया भर में खोजा जा रहा है, उस पे छींटा-कसी टिप्पणी की जा रही है, कई सारे ट्रोल लग रहे हैं। उन्होंने फ़ोन नंबर, एड्रेसेस उस पत्रकार के जारी कर दिए हैं। साथ ही उस पत्रकार के चाइनीज़ लिंक का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी कड़े सवाल पूछे हैं, लेकिन चाइनीज़ राष्ट्रपति के सवालों पर वो थोड़ा-सा नरमी दिखाती रही है। कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो ट्रोल हैं, वो कहीं न कहीं नॉर्वे के भारत में एम्बेसडर की यात्राओं का, नॉर्वे के जिस तरह से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के का जो क्राउन प्रिंसेस हैं, उनके एप्स्टीन से लिंकेजेस भी खोज निकाले हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, अशोक सजनहर साहब जो फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, स्वीडन जैसी कंट्री में भारत को रिप्रेज़ेंट किया है और साथ ही संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एमईए को कवर किया है। तो सबसे पहले अशोक जी आपसे शुरुआत करते हैं। जो नॉर्वे में भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया वहाँ के जर्नलिस्ट के द्वारा, वैसे तो कई सारे मुल्कों में हमने देखा है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ने के लिए राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पर कोई सवाल-जवाब नहीं लिया जाता। लेकिन कई सारे मुल्कों में ऐसा भी हुआ, कई बार राष्ट्राध्यक्ष सवाल-जवाब को लेते भी हैं, हालाँकि वो कोई ऑफ़िशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो आप एज़ अ डिप्लोमैट इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? और साथ ही जो जॉर्ज साहब ने उस पे जवाब दिया, उसका भी कई सारे लोग उसको अलग-अलग तरीके से देख रहे हैं कि वो एक राजनेता की तरह जवाब दे रहे थे, ना कि डिप्लोमैट की तरह। जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैंने जो सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री से वो मैंने नहीं सुना है, क्योंकि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया या नहीं मुझे ये नहीं मालूम है। मैं अभी यूरोप में हूँ, मैं अभी इटली में हूँ, एक लेक्चर टूर पर हूँ, तो मैंने जो जितना देखा भारत में शायद और दिखाया गया हो, परंतु जो मैंने देखा है वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, जब हमारे सेक्रेटरी वेस्ट सिबी जॉर्ज वो बता रहे थे तो ये एक महिला ने पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रश्न पूछना किसी भी पत्रकार के लिए ठीक है, पर मेरा खाली यही उसमें कहना होगा, जो जब भी आप किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, तो आप कुछ जानने के लिए प्रश्न करते हैं। आप कोई युद्ध तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी को इंसल्ट करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप इतने अग्रेसिवली क्यों करते हैं? आप इतना राइटियस एटीट्यूड, हाई मॉरल ग्राउंड जो मुझे मालूम है और आप सबको कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए, मैं समझता हूँ पत्रकारों की भी एक मर्यादा होती है। जब आप वो इंटरैक्ट करते हैं
तो टू टॉक रिस्पेक्टफुली एंड टू टॉक पोलाइटली एंड कर्टियसली। मेरे विचार से जो उन पत्रकार ने प्रश्न पूछा और वो फिर कहती रही मुझे अभी चाहिए इसका उत्तर, और वो जब उत्तर दे रहे थे उसको इंटरप्ट करती रही, तो ये तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता की, आप पत्रकार हैं, आपके साथ जो और हमारे पैनलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो जानते हैं, हमने भी देखा है कैसे पत्रकार प्रश्न पूछते हैं, चाहे शीर्ष नेताओं से पूछते हैं या किसी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, मैं प्रश्न पूछने के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछना चाहिए, पर एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक संयम होता है जिससे आपको एक पूछना चाहिए। डिसेंसी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। क्या जी इससे बिल्कुल। ये भी दिखता है कि वेस्टर्न जो बायसेस हैं, कई बार कई सारे लोग उठाते हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन जो बायसेस हैं अभी भी इंडिया के प्रति, वो अभी भी वाजिब है या अपनी जगह मौजूद है। वो अपने हिपोक्रेसी को नहीं देखते हैं कि उन्होंने जिस लिबरलिज्म या जिस कॉन्सेप्ट के जरिए वो जीते हैं, लेकिन जब उनको लगता है जहाँ पे फायदा है वहां पे वो साइलेंट हो जाते हैं। देखिए, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, ये सब अलग अलग लोग होते हैं। आपको भारत में भी ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल इस प्रकार के उनका जो एटीट्यूड है, इस प्रकार का जो उनका रवैया है, तो मेरे विचार से जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। परंतु ये जो महिला थी, पत्रकार थी, मैं जैसे आपने बताया, मैं स्वीडन में एम्बेसडर था, मैंने जब भी वहां पर बात किया है, सबका, कुछ लोगों का है, ऐसा होता है, उनकी सोच होती है, और इन महिला की यकीनन ऐसी सोच लग रही थी, पर मैं इनसे जनरलाइज नहीं करूंगा। और मैं ये कहूंगा, क्योंकि मेरा आना जाना यहाँ पर इन देशों में काफी होता है, मैं लेक्चर टूर्स पर इनवाइट होता हूँ, तो लेक्चर्स में यहाँ पर देने के लिए आता हूँ, उनको बताता हूँ भारत की सभ्यता क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की इकोनॉमी क्या है, सभी कुछ बहुत उनमें जिज्ञासा है और अच्छी जिज्ञासा है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये जो कह रही थी, ये जो उनका लहजा था वो ठीक नहीं था, और जिस प्रकार से वो उनको टोकती गई। दूसरी बात आपने प्रश्न पूछी है सिबी जॉर्ज की, मैं जहां तक समझता हूं, मेरे विचार से उन्होंने भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर, ये नहीं था जो वो पॉलिटिशियन है या सिविल सर्वेंट है या ब्यूरोक्रेट है, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मेरे विचार से उन्होंने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत के बारे में उन्होंने बातें कही, भारत की जो पॉलिसीज थी, भारत ने जो नीतियां की हैं, चाहे वो कोविड के समय हो या और कभी इस समय हो, तो उन्होंने भारत के बारे में इसके जवाब दिया। और मैं तो समझता हूँ बहुत ही संयमित तरीके से उन्होंने ना तो उंगली उठाई उस महिला की तरफ, उस पत्रकार की तरफ, ना उन्होंने उंगली उठाई नॉर्वे की तरफ, किसी की तरफ भी नहीं उठाई। उन्होंने इन जनरलिटी बात की और उन्होंने कहा, ये देखिए, ऐसी इनकॉन्सिक्वेंशियल कुछ एनजीओज हैं, एक दो ऐसे लेख लिखे जाते हैं, और ये मेरा भी तजुर्बा रहा है, ये मेरा भी तजुर्बा रहा है, जो बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनको आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी अब रिस्पेक्टेड एक वो है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके जब यहाँ पर वो इंडिया में सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने लिए लोग जो करस्पॉन्डेंट है काम करें, उन्हें कहे हु शुड बी willing to very actively criticize Prime Minister Modi, meaning can that be a yardstick for engaging or employing a person जो आपके लिए काम करेगा, जो वो प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी तरीके से तेज लेकिन तीव्र। इसमें अशोक जी, सिर्फ सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, एक जो जर्नलिज्म का यार्डस्टिक है या जिसको कहते हैं पढ़ाया जाता है कि एक पत्रकारिता है वो विपक्ष की तरह काम करता है। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार के जो जिस काम को आपको जनता ने इलेक्ट करके भेजा है, अगर वो नहीं आप काम कर रहे हैं, उसकी खामियां बताना पत्रकारिता का काम है, जर्नलिज्म का काम है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, देवगौड़ा, चंद्रशेखर और राजीव गांधी हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है जो वेस्टर्न मीडिया के बायसेस हैं वो इंडिया के प्रति है या इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रति है? नहीं, मेरे विचार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार के उन्होंने प्रश्न पूछे भी, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वगैरह वगैरह। देखिए, ऐसी चीजें मैं आपको बताऊं, जो जब मैं अमेरिका में भी था तो वहां पर भी एक जो वो है कमीशन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
ऐसा नहीं है जो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के समय, मैं वहां पर था 2001 में, 2002 में। तो हम अगर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हैं, वो कहते हैं भारत में जो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो स्टेट डिपार्टमेंट को कहते हैं जो आप इनको एज अ प्रायोरिटी कंट्री इनके ऊपर नजर रखिए वगैरह वगैरह। तो ये आज से शुरू नहीं हुआ है। हमने इन लोगों ने भारत में आने का प्रयास किया, हमने उनको वीजा नहीं देने का, उस समय से हमने उनको तभी वीजा नहीं दिया क्योंकि हमने देखा ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एंटी इंडियन है। देखिए दूसरी चीज, एक आपने अपने उसी वक्तव्य में अभी जो शुरुआत में आपने कहा था, मेरे समझ में तो ये बिल्कुल नॉन इशू है। ठीक है, जिनके पास और कुछ नहीं है काम, वो इसको उठाएंगे उड़ाएंगे, बट इट विल डाई डाउन। परंतु जो सब्सटैंटिव रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है भारत का, चाहे वो आप नीदरलैंड से देखिए, स्वीडन से देखिए, नॉर्वे से देखिए, अभी इटली जा रहे हैं, और भी जो देश हैं, मेरे विचार से बहुत ही ठोस है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये तो आप सीबी जॉर्ज के साथ आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप इसका इतना बवाल उठ गया है, आप देखिए जो अगर ये प्रधानमंत्री के साथ होता, मतलब जो भी आपने सब्सटेंटिव बात की है वो एकदम दरकिनार हो जाती, एकदम परे हो जाती, और सभी वो अपना उसको मीडिया आइकॉन बन जाती है। जो महिला है, पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं उनके बारे में बड़ा चर्चा हो रही है, शी विल बी हेरल्डेड एज हीरो, और कैसे उन्होंने देखिए कितनी ब्रेव है, कितनी करेज है वगैरह वगैरह। वो अगर प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछने का उनको मौका मिलता, तो फिर तो वो एकदम शी वुड हैव बिकम जर्नलिज्म की बहुत बड़ी हीरो मानी जाती वहां पर। तो मेरे विचार से एक हमारा कायदा है, सेक्रेटरी जो है या फॉरेन सेक्रेटरी है या ये सेक्रेटरी वेस्ट जो सेंट्रल यूरोप के देशों को देखते हैं, वो प्रेस के उत्तर देंगे, और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है वो प्रधानमंत्री करेंगे और मंत्री करेंगे। तो मेरे विचार से वो तो उसमें कोई हर एक देश का अपना तरीका होता है इन चीजों को देखने का, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के तौर तरीके से चलना। बिल्कुल, हम या इस विजिट के सिग्निफिकेंस पे भी आएंगे, लेकिन संजय, सवाल ये है कि जिस तरह से उस पत्रकार ने सवाल पूछा, ठीक है, उसमें ये दिखता है कि एक लड़कपन जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा चाहती भी है कि उसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिले, वो पॉपुलर हो जाए, वो सब बातें अपनी जगह पे है। लेकिन जो उसका कंटेंट था, वो आपको लगता है कि इंडिया बायसेस दिखाता है, वेस्टर्न बायसेस दिखाता है, या फिर उसमें मेरिट है जो सवाल को पूछ रही है, और जिस तरह से उसको एमईए ने एड्रेस किया, और जिस तरह से अब जो भारत में उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से उसकी जन्म कुंडली खंगाली जा रही है। एक इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम करके कोई संस्था है जिसने कहा कि वो चाइनीज उसके लिंक हैं, और चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए तो वो सॉफ्ट है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए वो टफ है। ट्रम्प से भी वो सवाल पूछते हुए पाई गई है। उस तरह से कई सारे लोग कह रहे हैं कि क्राउन प्रिंसेस जो नॉर्वे के हैं, उन्होंने तो एप्स्टीन को 100 ईमेल भेजा, तो नॉर्वे का जो कुल मिलाकर खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना कमजोर है। तो इस तरह की पूरी जो कहते हैं कि वो रायता एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है। देखिए, ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी है, ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी, एंड अगर ये सीधा अगर नॉर्मल वे में चीज़ें रहती, आपने देखा होगा कि इंडियन जर्नलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के इस ट्रिप में कंपनी कर रहे हैं, वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, है ना, ये नॉर्मल है। आपने ये भी देखा होगा कि हमने भी देखा है, अनुभव किया है, साथ में गए हैं, कि जितने भी प्रधानमंत्री पहले नरेंद्र मोदी से पहले हुआ करते थे, उनके साथ मीडिया टीम्स जाती थी, दिल्ली एक ही प्लेन में जाती थी, उसके क्वेश्चंस लेते थे वहाँ लैंड करने से पहले, विदेशी धरती पे लैंड करने से पहले, उसके बाद वहाँ मीटिंग्स खत्म होने के बाद क्वेश्चंस के आंसर्स करते थे प्लेन में, जिससे ये पता चलता था कि आप उस विजिट में क्या हासिल किए, क्या नहीं हासिल किए। लेकिन ये जो परंपरा थी, जो जर्नलिस्टों को एक तवज्जो देना, जर्नलिस्ट को अपने साथ ले जाना, और बात एक जो चीज़ें हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट रखना, एक परंपरा थी
इस परंपरा को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तोड़ा। केवल ये डोमेस्टिकली घर 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 में ही नहीं तोड़ा, बाहर भी तोड़ा। अब वो प्लेन में, उनके प्लेन में पत्रकार नहीं जाते, उनके प्लेन में कौन जाते हैं ये नहीं पता, लेकिन उनके प्लेन में पत्रकार नहीं जाते। पत्रकार अपने अपने उनके मीडिया हाउसेस भेजते हैं, जाते हैं और सवाल लेकिन नहीं लेते, सवाल भी नहीं लेते, पत्रकारों के साथ नहीं लेते। अगर ये चीज नॉर्मल वो तो एक संजय, अगर मान लिया कि प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया कि ठीक है हम सवाल नहीं लेंगे, हमारे सवालों का जवाब एमईए दे रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें वो एक परंपरा है कि पहले के प्रधानमंत्री प्लेन में ले जाते थे, अब प्राइम मिनिस्टर ने ले जाना बंद कर दिया। मैं जस्ट एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एक ये परंपरा रही है। अभी भी आप ट्रम्प को लाख गाली दे दे, लाख आप अच्छे नहीं लगे ट्रम्प, लेकिन स्टिल ही टेक्स द क्वेश्चन। मीडिया उनके साथ ट्रैवल करता है, मीडिया कहीं में तो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, परंपरा रहा है, दुनिया के हर एक देश फॉलो करते हैं, यहाँ नहीं फॉलो होता। एक तो वहाँ पे तो एक उनका क्वेश्चन जो वो जर्नलिस्ट है लिंग, उनका क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब निकले नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर कि क्या प्राइम मिनिस्टर विल यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्वे जर्नलिस्ट, द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। अब वो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग 140 million people of the country, he should have taken the question. नॉर्मल, आप क्वेश्चन से भाग कैसे सकते हैं? आप सवाल जो भी हो। अब उसके बाद एक तो ये हुआ वो गड़बड़। अब जब आप देखिए, मुझे ऑब्जेक्शन ये भी है कि ठीक है कि जो एम्बेसडर जॉर्ज जो भी आंसर्स कर रहे हो, सवाल साफ था उनका कि क्या इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और एक और क्वेश्चन प्रेस फ्रीडम पे भी था मेरे ख्याल से। ये सीधा सीधी क्वेश्चंस था। प्राइम मिनिस्टर, ये एम्बेसडर जॉर्ज ने लंबा चौड़ा बैकग्राउंड बताया और योगा और क्या क्या पूरा शून्य जीरो हमने दिया। देयर वाज नो नीड। ठीक है, ही इज अ डिप्लोमैट, वो उनका अपना एक दायित्व है आंसर करने का। ही कांट डेल्व इनटू पॉलिटिक्स। कई सारे लोगों ने तुलना भी की कि जयशंकर से भी ऐसा सवाल पूछा गया, लेकिन जयशंकर ने बड़ा ही पोलाइटली उसका जवाब दिया। नहीं, उसके लिए कह सकते थे, ही कुड हैव डिनाइड कि नो, नथिंग इज देयर। तो मतलब द वेरी फैक्ट कि आप गोल मटोल कर रहे हो, गोल मटोल करके आंसर्स दे रहे हो, लंबा चौड़ा आंसर्स दे रहे हो, एंड दैट रियली, अगर आप एज एन ऑडियंस बैठे हुए टीवी पे चाहे लैपटॉप पे सुन रहे हैं, तो आप भी थोड़ा इरिटेटेड हो जाएंगे एम्बेसडर के आंसर से, यार ये बोल क्या रहे हैं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। उसमें थोड़ा थिएटर का भी पुट था, वो जिस तरह से जवाब दे रहे थे, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से उस सवाल को लिया जा सकता है। उनके he is very good in his own domain and field, but he was answering a political question जो मेरे ख्याल से उतना कंफर्टेबल और उस मेरे ख्याल से कभी कोई पूछा नहीं होगा उनसे डायरेक्ट, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो नेचुरली वो एक जवाब देने की कोशिश करते। जो पॉलिटिकल मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स इस देश में चल रहा है और जो सच्चाई है इस देश का, वो ही कांट से कि जो नहीं हो रहा है वो जल्द, ऐसे पीपल इन द वर्ल्ड नो। और ये वेरी फैक्ट कि इंडिया जैसे देश से आप ये सवाल पूछा जा रहा है, हमें तो वो जमाना याद आता है जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स और ऐसे ही जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जब ट्रैवल करते थे, इंडिया में आते थे, चाहे हम सवाल करते थे कि आपके यहाँ तो ये माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, ये राइट्स नहीं है। अब इंडिया से सवाल पूछे जा रहे हैं। एज एन इंडियन, हाउ विल यू फील दैट? आई फील बैड कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब कि कुछ दाल में काला है, एंड वी आर ऑल विटनेस टू दैट, दिस इज अ रियलिटी। आप उसको इंडिया में उसको ट्रोल करें चाहे कुछ करें, आज ये तो इंडिया में तो सच्चाई है ना कि जो माइनॉरिटी राइट्स आर डेफिनेटली अंडर स्ट्रेन। आप ये भी सच्चाई है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कितने 27 लाख लोगों को आप इलेक्शन से वंचित कर देते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, और देन यू कंडक्ट एन इलेक्शंस व्हिच इज कंप्लीटली नॉट ट्रांसपेरेंट। तो ये सवाल, इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, केवल इंडिया, इस डेमोक्रेटिक इंडिया का डेमोक्रेसी होने में केवल इंडियन लोगों का स्टेक नहीं है, दुनिया का स्टेक है।
दो आप नॉर्वे में ये लड़की अगर ये क्वेश्चंस पूछ रही है तो शी माइट बी लविंग इंडिया, कि द इंडिया दैट आई नो इज नॉट इन इंडिया, is no longer that India. There must be a pain in that, in her heart also. अब उसको चाइनीज एजेंट बता दीजिए, अमेरिकन एजेंट बता दीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ता है. There are many people. हम आप जर्नलिस्ट हैं, we interact with so many people in different parts of the world, and they ask you question privately. Tell me what is actually happening in India. ये सच्चाई है. आइए रूबरू हो गया. बिल्कुल. एम्बेसडर अशोक सजन साहब, ये तो जर्नलिस्ट की बात हुई. जो डच पीएम ने जो रिपोर्टर ने जब सवाल पूछे और जिसके जवाब में उन्होंने प्रेस फ्रीडम और माइनॉरिटी के राइट्स की बात कही, जबकि हमने डच के साथ इतना इम्पोर्टेंट जिसको एग्रीमेंट किया कि ASML जो डच टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर की एक तरह से जायंट कंपनी है यूरोप में, वहाँ हम भारत में किस तरह से धौलेरा में सेमीकंडक्टर का प्लांट टाटा के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके समानांतर जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जिस तरह के रिपोर्टर के सवाल में, उससे आपको लगता है कि यूरोपियन जो है उनका जो कंसर्न है भारत में माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, मुस्लिमों को खास करके जिस तरह से भारत में ट्रीट किया जाता है, उसको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो उठाते रहे हैं. आपको लगता है कि ये वाजिब प्लेटफॉर्म था जिसमें उन्होंने उठाया, या फिर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि यूरोपियन इस तरह के कंसर्न उठाते हैं, या फिर उनकी हाइपोक्रेसी है कि वो एक तरह से लिबरल दिखाने के लिए ये सब करते हैं, अपने देश में उन सवालों से का आंसर नहीं करते? जी, मेरे विचार से तो देखिए, थोड़ा उनको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि वो अभी आए हैं, सरकार को उन्होंने लिया है कि अभी 2-4 महीने उनको आए हुए हैं. सो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा-सा, और वो उनका बेसिकली दायरा रहा होगा यूरोप के बारे में, और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हर एक उसकी होती है. आप जानते हैं, चाहे जब कनाडा में भी ऐसा हुआ था, ये जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने कहा भारत वहां पर आकर ये कर रहा है. जब सरकार बदली, मार्क कार्ने आए, तो बिल्कुल एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया वहां पर. जो अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो कहते हैं खालिस्तानी वहां पर काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. तो देखिए, मेरे विचार से बहुत जब डेमोक्रेसीज होती हैं तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत ये काम करती है हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. परंतु फिर भी एक हमें आउटरीच वहां पर इसमें नेदरलैंड्स में करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो असली हालात क्या हैं. मैं सुन रहा हूं जो आप और हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, और लेट मी से, जो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बिल्कुल नहीं रखता हूं. मेरे विचार से कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है भारत में, ऐसा जो कि और देशों में ना हो. देखिए, भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन पीपल है. जो आपने कानून किए हैं वहां पर, उन कानूनों का फायदा सभी को होता है, किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है आपके उसमें. आपने अगर ये कहा है 800 मिलियन लोगों को ये अनाज मिलता है, जब कोविड हुआ था उसके बाद अभी तक वो मिल रहा है, तो ऐसा किसी धर्म वर्ग से जोड़कर जो इस धर्म के लोग को मिलेगा उस धर्म के लोग को नहीं मिलेगा. जो भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, चाहे पानी आ रहा हो, वो सभी को मिलता है. तो मेरे विचार से ये कहना, और ये फिर मेरे विचार से कोई तथ्य नहीं है इन बातों में जो इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया है. जो उन्होंने किया है, जो भी पहले भी होता रहा है और जो कानून के तहत है, जो जुडिशरी है जो वो कर रही है, वो सब मेरे विचार से, जैसे उन्होंने, और मैं समझता हूं सिबी जॉर्ज ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा. क्योंकि अगर किसी को भारत के बारे में मालूम नहीं है, भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, 5000 साल की कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है यहाँ पर, क्या तो बताना मेरे विचार से वाजबी था. और ऐसा नहीं है जो उन्होंने कोई 30-40 मिनट का वो दे दिया. उन्होंने उसी के उस दायरे में कहा जो भारत को विश्व क्यों ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसा है, भारत का सिविलाइजेशन ऐसा है. और उन्होंने आजकल के जमाने में हमने क्या किया है, आजकल के जमाने में हमने 300 मिलियन डोसेस दिए हैं ग्रेटिस 100 देशों को. इससे आप में विश्वास बनता है, इससे आप में ट्रस्ट बनता है. आपने अफ्रीकन यूनियन को आपने मेंबर बना दिया. 55 देश हैं जिनको कि पिछले 20 साल से, जब से ये चल रहा है,
तब से वो प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं ला पाया है उनको। कोई भी, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, उनको G20 का सदस्य नहीं बना पाया। भारत ने उनको बनाया है। जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, देखिए सब उन्होंने सब्सटेंटिव चीजें की। तो ये मेरे ख्याल से नहीं, वो जो नुक्ताचीन बात कह रहे थे उसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है, वो सारी बातें सही कर रहे थे। थोड़ा सा उसमें वो थिएटर वाला पुट था, इसलिए लोगों को नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन थी कि देखिए एज ए देखिए, सुनिए, एमईए और डिप्लोमेट को उस तरह से थिएट्रिक नहीं नहीं और नहीं, सुनिए, एक्टर नहीं बनना चाहिए। नहीं देखिए, जो जिस प्रकार से मैंने पूरा उनका जो 54 मिनट का वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज मेरे पास लकीली समय मिल गया तो मैंने पूरा वो सुन लिया। उनका जो लहजा था वो बिल्कुल वही था जो शुरुआत में था, वही लहजा था जो कि अंत में था। मतलब ऐसा नहीं है जो वो जब ये इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो कोई बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे थे, जो भारत ये है, भारत की ऐसी गुण बखार रहे थे। नहीं, जो उनका लहजा था शुरुआत में, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप पूरे उसको इंटरव्यू को सुनिए, केवल ये वाला जो 10-12 मिनट का वो उनका जवाब है उसको केवल मत सुनिए, आप पहले भी सुनिए और आखिर में भी। और उन्होंने देखिए बड़ी संयमता से, क्योंकि ये महिला जो थी, मेरे प्रश्न का अभी जवाब दो, क्योंकि मेरे पास वो हो सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस हो सकते हैं। अरे वो कहते हैं मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं जैसे जवाब देना चाहूंगा जिस क्रम में, क्योंकि 4 प्रश्न पहले पूछे जा चुके थे, वो महिला चाहती है पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नहीं, ये तो कोई, आप दोनों पत्रकार हैं, आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट, जो कोई ऐसे तो नहीं व्यवहार करता है। और मेरे विचार से, जैसा कि आपने कहा, जो शायद उनके दिल में बड़ा प्यार हो भारत के लिए या बड़ा पेन हो, मेरे को तो केवल एरोगेंस के अलावा ना कोई प्यार लगा ना कोई पेन लगा उनके पास भारत में। उनका एक ही मंशा थी, कैसे मैं भारत को नीचा दिखाऊं और इससे मेरा अपना कद जो है अपनी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में और ऊपर बढ़े, बस वही मेरे विचार से उनकी मंशा लग रही थी। लेकिन एक सवाल, ठीक है, वो सवाल उन्होंने जिस मोटिव के साथ पूछा हो, एमईए ने जो जवाब दिया वो कैसा जवाब था, इन सब पे हम बहस कर सकते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न की जो आत्मा थी वो कि भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं हम काफी नीचे हैं, और उसकी सारी वजह हैं। नॉर्डिक कंट्री क्यों आगे है, ऊपर है, उसकी भी वजह हम सब जानते हैं कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता कि किस स्टोरी को छापना है, किस स्टोरी को नहीं छापना है, किसकी इंटरव्यू लगने हैं, किस बुलेटिन में किया जाएगा। इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होते जैसा कि भारत में होता है। जो ट्रांसपेरेंसी का उनका कल्चर है, जो एक्सेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ में है, ये सब वजह हैं कि वो इंडेक्स में हमसे ऊपर हैं। दूसरा, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात कही, ठीक है, भारत में जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गवर्नेंस का जो बेनिफिट है, जो डीबीटी है, वो सब तक जाता है, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें मियाँ का वोट नहीं चाहिए, इन मियाँओं को मैं राज्य से भगा दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी सेंसिबिलिटी, उनके ऊपर उनको लगता है कि उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। भले गवर्नेंस और डीबीटी उनके घर पे पहुंच रहा है, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, बंगाल के नए मुख्यमंत्री ये सब बातें कहते हैं, तो इससे वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्री या दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं वो उस प्रिज्म के साथ देखते हैं कि भारत में माइनॉरिटी के साथ एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जो कि भारत में भी ढेर सारे लोग मानते हैं कि माइनॉरिटी के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं या जी अशोक जी, आप ही से सवाल था। अच्छा, नहीं ठीक है। देखिए बात ऐसी है, जो ये ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं अनमेश जी, मेरे विचार से इनके ऊपर आप इतना विश्वास मत कीजिएगा। जिस तरीके से ये ग्लोबल इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, दिस इज अ बिग फ्रॉड, दिस इज अ बिग फार्स। आई एम स्पीकिंग विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर आपको ये बताया जाता है जो भारत में महिलाओं का जो स्तर है वो अफगानिस्तान में और अफ्रीका में जो महिलाएं हैं उनके स्तर से नीचा है, अगर आपको बताया जाता है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का, जो भारत अफगानिस्तान को देता है, श्रीलंका को, अपने लोगों को हम 800 मिलियन को जो देते हैं, हमारा स्तर नीचे है एज कंपेयर टू मेनी ऑफ दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान,
तो मेरे विचार से इनकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिए विद सच सेंस ऑफ ऑ एंड रिस्पेक्ट, जो भाई दिस इज द फाइनल ट्रूथ, आप कहे बिब्लिकल ट्रूथ है या रामायण में लिखा है तो इसीलिए इसको हमें नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने तो ये हमेशा से ये सजेस्ट किया है, जो भारत को अपने इंडिकेटर्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये वाले जो इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, ये कोई एक दो एनजीओ, जैसे कि उन्होंने सिबी जॉर्ज ने कहा भी, इसमें एक दो एनजीओ कुछ ऐसी वो लिख देते हैं और उसको अपना बिल्कुल सत्य मानकर एंटी इंडियन बहुत फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग अमंगस्ट इंडियंस जो कि बाहर काम करते हैं। तो मैं तो रह चुका हूं, मैंने देखा है, मैं मिला हूं सबसे, तो इसीलिए उनकी बातों पर ये किया जाता है काफी हद तक। तो इसीलिए इनके ऊपर इंडिकेटर्स पर नहीं, हमको अपने इंडिकेटर्स बनाने चाहिए विच आर मोर बैलेंस्ड, और उसके हिसाब से हमको देखना चाहिए। दूसरा, आपने देखिए जो कहा है, मैं ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, जो किसके चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, उसके चीफ मिनिस्टर ने वो कहा, ठीक है, परंतु आप देखिए बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स और बहुत सारे लीडर्स वो हिंदुओं के विरुद्ध भी, सनातन के विरुद्ध भी कितना बोलते हैं, कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो वो कॉकरोचेस हैं, वो प्लेग है वगैरह वगैरह, उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता है। तो मैं समझता हूं, देखिए ये पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के उसी में रहने दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप इनको ऐसे उसमें लाएंगे एक ही। देखिए सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत होती है वो होती है सिलेक्टिविटी की। आप एक ही चीज को आप उछालते हैं, जो साहब यही है, दिस इज द ओनली ट्रूथ, दिस इज द फाइनल पिक्चर, और जो उसके साथ और जो कुछ हो रहा है, मतलब और जो कुछ भी माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है, वो कहते हैं हाँ वो सब तो ठीक है, उसको आप साथ में रखिए। किसी ने एक ये ऐसे शब्द बोल दिए, दूसरे शब्द बोल दिए, तो मतलब सारी जो माइनॉरिटीज हैं वो तो बहुत ही त्रसित हैं, वो तो बहुत ही ओप्रेस्ड हैं, वो तो बहुत ही। तो देखिए थोड़ा सा एक बैलेंस भी होना चाहिए इसमें। और फिर जो पॉलिटिक्स की बात है, जैसे मैंने कहा, हिंदू सनातन के विरुद्ध भी लोग बहुत बोलते हैं और धर्मों के विरुद्ध बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स की बात है, ये और देशों में भी यकीनन ऐसा होता है। तो केवल भारत की तरफ ऐसे उंगली उठाना और एक ही वर्ग के लिए उठाना मेरे विचार से वो उचित नहीं होगा। संजय, आपको लगता है कि जो एम्बेसडर अशोक सजनहार साहब बोल रहे हैं कि कई बार हम ज्यादा तूल दे देते हैं और जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं, जो प्रधानमंत्री ने इन देशों की यात्रा की उसमें मुख्य सवाल ये हो गया कि डच पीएम ने क्या कहा, या फिर इस जर्नलिस्ट जो हेला लिंग ने जो सवाल उठाए, आपको लगता है कि उससे यात्रा का जो सिग्निफिकेंस है वो कमजोर हो जाता है? देखिए ये तो अब अगर ये कि जो जो चीज़ बोला गया, डच प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, चाहे जो सवाल उठाया गया, ये तो ऑब्वियस है। हम आप वी आर विटनेस डेली इंडिया में क्या हो रहा है। आज यू हैव ए कैबिनेट, इंडिया में कैबिनेट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग ए कैबिनेट, उसमें 14% मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप वो बताइए कि किस डेमोक्रेसी में ऐसा है। फिर आप देखिए किसी भी इनके जितने भी 14 स्टेट्स हैं, जो की स्टेट्स ये रूल कर रहे हैं, इसमें कहीं भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा की बात है। दूसरी बात, जितने जैसे जो आप देखिए जो राजनीति चल रही है यहाँ पे, इट्स ओपन एंटी माइनॉरिटिज्म, इट्स अ ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियनिज्म व्हिच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। इसमें बोलने में कोई आप मतलब से ये इसमें कोई ये आप गलत नहीं बोल रहे, जो है वो देख रहे। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी तो व्हाइट पॉलिटिक्स, ब्लैक पॉलिटिक्स और अलग अलग राइट विंग पॉलिटिक्स से चलती है। आई डोंट केयर अबाउट दुनिया का दूसरे मुल्क, हम इस ढंग से जीने के आदी नहीं रहे। इंडिया इज नॉट नोन फॉर दैट। इंडिया का जो एक अपना स्ट्रेंथ था, जो इंडिया जो इकोनॉमिकली थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, तब भी इंडिया का जो सॉफ्ट पावर जो हुआ करता था, वो इंडिया को, वो दुनिया भर में वो उसके लिए इंडिया जाना जाता था। इंडिया की पहचान थी कि जो वो नहीं इकोनॉमिक पावर होते हुए भी इसका जो मोरल स्ट्रेंथ था, इसका जो
एक जो सेकुलर पावर था और जो एक जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो स्ट्रेंथ था, उसके एवज, उसके बदौलत इंडिया बहुत से दुनिया में ज्यादा वेट कैरी करता था, जो उसकी औकात से ज्यादा। अब वो बात नहीं है। आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सच्चाई ये है, हम आप सरों का डेली दुनिया के लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और हम भी इंटरव्यूज इंटरनेशनल चैनल्स वगैरह में देते हैं। उनका क्वेश्चन से, उनका फ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन से शुरू हो जाता है ऐसे चीज़ों से कि आप वो जान गए कि इंडिया में ऐसे हो रहा है, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो यहाँ हो रहा है। आई डोंट वांट टू काउंटर एम्बेसडर सज्जन हार, इनका अपना सोच है, अपनी सोच है, अपनी एक जो भी लाइन ऑफ थिंकिंग है। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, और जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये फील कर रहे हैं। ठीक है, आप तो कुल ये मिलाकर ओपन, आपको ये ओपन है, तो इसीलिए दुनिया में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा खर्चा कर रही है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए दुनिया में, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। रैदर द इम्पैक्ट ये है कि जो वो लेडी ने सवाल किया, चाहे डच प्राइम मिनिस्टर ने जो सवाल किया, दिस इज द ट्रूथ। इसमें क्या छुपाने वाली बात है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया इन इंडिया इज ऑलमोस्ट डेड। इट्स ए गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। आपको दूरदर्शन की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट का केवल स्पोक्सपर्सन नहीं है, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एजेंडा को वो सर्व कर रहा है आज। राइट विंग मेजॉरिटेरियन एजेंडा का अगर आज कोई सबसे बड़ा प्रोपेगेटर्स है तो ये मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं। आज मेन स्ट्रीम चैनल कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चंस 12 साल इस सरकार के हो गए, आप बताइए एक भी क्रिटिकल क्वेश्चन इस सरकार से पूछे गए? देयर आर सो मेनी इश्यूज। आज बताइए अदानी वाले इश्यूज पे अमेरिका में उसे फ्रीडम मिल गया, यू बेल्ड आउट। कोई सवाल है मीडिया में? नो। ये तो एजिटेट करेगा ना, जो हमें तो पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वी हैव बीन विटनेस, हमें जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हुए 2 डेकेड से ज्यादा हो गया। वी हैव सीन अदर साइड आल्सो। उसमें तो कोई शंका नहीं है। यहाँ पे तो सवाल पूछने पे मैंने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की ये हैं, लड़की अगर इंडियन होती तो इसकी नौकरी चली जाती, इंडियन चैनल चाहे कोई भी मीडिया हाउस से नौकरी चली जाती, सिटीजन के चार्ज में वो गिरफ्तार हो सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक बंद कर दिए जाते, जो सवाल पूछता है रिपोर्टर उसको उस बीट से हटा दिया जाता है। ये सब सारी बातें तो हम देखिए, उसमें कोई विवाद और चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो एक अंतिम सवाल अशोक जी आपसे, कि इस प्रधानमंत्री की यात्रा का जो सिग्निफिकेंस है, वो चूंकि नॉर्डिक कंट्री में काफी दिनों के बाद प्रधानमंत्री, कुछ मुल्कों में तो इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है? जी, 2 बातें मुझे कहने दीजिएगा। एक, जो अभी हुआ है, तो मैं तो अब जो कुछ कहा गया है, मैं अभी तो मैं अपने को उससे पूरी तरह डिसोसिएट करता हूँ, बिकॉज माय साइलेंस शुड नॉट बी टेकन, जो मैं किसी भी प्रकार से उसमें अग्रीमेंट में हूँ। देखिए, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज में ऐसा नहीं है जो भारत की बहुत सराहना होती थी। ये प्रश्न, ये उंगली भारत के ऊपर हमेशा से उठती रही है, और ये पहली बार नहीं है। जो यहाँ पर कहा जाता है सेक्युलरिज्म के, उसमें दूसरी तरफ उसको माइनॉरिटी अपीसमेंट दिखती है। और आप देखते हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है आपके पूरी जो डेमोग्राफी है। आप कह रहे हैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, असम के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कह रहे सारी डेमोग्राफी एकदम वहां पर परिवर्तन हो गया है। और आगे तक कैसे डेमोग्राफी चलेगी, क्या होगा उसका हाल, जबकि आपके यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बे इंतहा, जबकि वहां पर लोग सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखिए, अलग अलग इसके पहलू हैं। और आप इसको एक तरफ से, भारत बड़ा देश है, कॉम्प्लेक्स देश है, तो इसीलिए ऐसा कहना जो वहां पर बहुत ही हमारी सराहना हो रही थी, कुछ ऐसा वो बात नहीं है। ठीक है, मुंह जबानी बात आपको कर दे 26/11 में, आप के लिए कह दें हाँ पूरा विश्व आपके साथ में खड़ा है, परंतु आपको कहेंगे जो आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा उनके विरुद्ध। ठीक है, अभी भारत में सक्षमता आ गई है। भारत अपने इंटरेस्ट को, अपने
सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी बात देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है और मैं उसका जल्दी से जवाब देता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया मैं इटली में हूं और मुझे एक और कार्यक्रम के लिए बड़े ही जल्दी क्रूशियल जाना टाइम पे है। आप इटली में हैं, प्रधानमंत्री जी की जी जी, इटली बिल्कुल यात्रा बिल्कुल। में। बिल्कुल अभी बस आने ही वाले हैं, आज आने वाले हैं, तो जी। मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। देखिए, जो आपने कहा, तो केवल इसमें नॉर्वे में 43 साल बाद गए हैं, परंतु स्वीडन में इनका दूसरा दौरा है। पहले वो 2018 में गए थे, उसके बाद 2022 में वो यहाँ भी गए थे, डेनमार्क में भी गए थे। और देखिए, उन्होंने ये बहुत बड़ी पहल की है, मैं कहूँगा इसके लिए बहुत सरकार और प्रधानमंत्री सराहनीय है, क्योंकि ये जो नॉर्डिक के 5 देश हैं, अनिमेश जी, ये यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनमें एकदम गुम हो जाते हैं। बहुत छोटे देश हैं इनकी जैसे नॉर्वे की जनसंख्या 5 मिलियन है, स्वीडन की 10 मिलियन है, तो छोटे छोटे देश हैं, तो एकदम गुम हो जाते हैं। परंतु हमने ये देखकर जो वो उनके पास क्या स्ट्रेंथ है, वो हमारे साथ क्या कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसा सहयोग बढ़ सकता है, चाहे वो इनोवेशन हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन पार्टनरशिप हो, ग्रीन ट्रांजिशन हो, तो इसमें हमने बहुत जोर दिया है। और मैं समझता हूं जो ये सभी जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, चाहे वो अब पहले नीदरलैंड्स आए, फिर स्वीडन आए, और यहाँ पर मैं तो कहूंगा जो नॉर्वे में है 1 in 5 मीटिंग है, क्योंकि नॉर्डिक समिट हो रहा है, 5 देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो रही है। 5 देशों के साथ हम अपने सहयोग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस क्षेत्र में, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो आर्कटिक का रीजन हो, बहुत क्षेत्र हैं जो हम सहयोग कर सकते हैं। और सब सहयोग को मेरे विचार से, ये जैसे मैंने बताया और जैसे आपके जो पैनलिस्ट भी थे पहले, उन्होंने भी कहा, इट्स अ नॉन इशू। मेरे विचार से इट इज जस्ट समथिंग, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर आवाज उठी है, खत्म हो जाएगा। व्हाट विल स्टे ऑन पेपर ऑन इम्प्लीमेंटेशन, जो कैसे हम अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे जो भी चैलेंजेस हैं, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें भारत और नॉर्डिक कंट्रीज का सहयोग बड़ा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि भारत के नॉर्डिक कंट्री के साथ जो सहयोग है, जो सेमीकंडक्टर का एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जिस तरह से किस तरह से समुद्री व्यापार को बढ़ाने को लेकर, किस तरह से शिप बिल्डिंग को लेकर, ये सारे परमानेंट फीचर हैं, सिग्निफिकेंट फीचर हैं जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा से निकले हैं। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान जिस तरह से डच प्राइम मिनिस्टर और खास करके नॉर्वे के जर्नलिस्ट का जो एपिसोड है, जो विवाद है, वो कहीं ना कहीं यात्रा के ऊपर एक जिसको कि यात्रा की इंपॉर्टेंस के ऊपर काले धब्बे की तरह छा गया। सवाल उससे भारत में प्रेस की फ्रीडम, भारत में मीडिया की आजादी और साथ ही माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर भी उठे हैं, जिसका कि जवाब सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अशोक जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.